अनुपमा के शो को काफ़ी मर्ज कर दिया था कि ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। मैंने शुरू से ही ये बोला है, इट्स नॉट द सेम शो। घर टूटने की सबसे बड़ी वजह ये है कि कहीं ना कहीं औरतें ही दूसरी औरतों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर रही हैं कि ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, तो दिमाग एकदम से वायलेंट हो जाता है। कभी ट्रोलिंग हुई है? पूरी दुनिया को पता नहीं कितनी ट्रोलिंग होती है। आप नेगेटिव का जल्दी रिप्लाई नहीं देते हो, क्यों ही जाके उनको चेंज करना है? मैं क्या हूँ मुझे उनको क्यों बताना है? मैं जो हूँ मुझे पता है। मैं उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करूं कि वो बने जज और मैं कोर्ट रूम में खड़ी हूं और उनको सफाइयां पेश करूं, तो वो मैं होने नहीं दूंगी। काफ़ी लोग हैं ना पार्टीज में वो करते, बट आजकल जो इंडस्ट्री में भी हमने देखी है, आजकल के यंगस्टर्स ना इस तरह से अपने आप को दिखाएंगे तो लोग उनको मॉडर्न समझेंगे। आपके बाप के पास बहुत ज़्यादा हुनर ना हो वो चलता है, मगर नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। इम्प्रेस करने के लिए आपको खुद को खोने की ज़रूरत नहीं है। कि जब भी मंगल और आदित्य एक साथ होते कोई ना कोई बीच में आ जाता है, तो वो कब मिलेंगे? तो ये सवाल ऑडियंस का है कि सच में कब मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है जब वो दोनों ड्रंक होंगे तभी मिल सकते हैं। तो यही बना हुआ है कि कब मिलेंगे, तो हम तो नहीं चाहते अब मिले। ये लव स्टोरी स्टार्ट कब हुई? कि ये कहीं ना कहीं जो मैं कर रही हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये रोहित जो मुझसे करवा रहे हैं वो है। मम्मी ने बोला कि शादी का कोई प्लान है कि नहीं, क्योंकि हमें तो रोहित की शादी करनी है, तुम्हारा कोई विचार है तो बताओ, अदरवाइज तो मैंने बोला फिर रोहित हाथ से निकल जाएगा। हेलो, आई एम दीपिका सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। आज हमारे साथ जो है ना, मैं सच कह रही हूँ, वो लोगों के दिलों में नहीं, लोगों के घरों में भी आजकल राज कर रहे सीरियसली। और वो कहते हैं ना, हमने हर एक आर्टिस्ट की ऐसी स्टोरी देखी है जो वो खुद से क्रिएट करते। आज जो भी है वो, जैसे भी हम कह सकते हैं कि हमने उनके नाम से, हमने उनके किरदार से ज़्यादा उनसे प्यार किया है, क्योंकि जो है जैसे है उन्होंने आज अपने नाम से वो नाम बनाया। ऑफकोर्स आप सोच रहे मैं किसकी बात कर रही हूँ, हमारी मंगल उर्फ दीपिका सिंह की। हाय, वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? थैंक यू फॉर सच काइंड एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी। सच में जब तुम कह रही थी तो तुम्हारी आंखों में अपने लिए इमोशन देख रही थी, और मुझे लगता है यही एक मेरे जॉब का पर्क है मेरे लिए। यही एक अवार्ड से कम नहीं है जहाँ एक सामने वाली लड़की के अंदर आपके लिए इतनी इज्जत हो जाए कि कहीं ना कहीं आप उसको इंस्पायर कर गए हैं। वो मैंने तेरी आंखों में भी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टचवुड ऊपर वाले ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं सही तरीके से अच्छा काम कर रही हूँ जो आपको पसंद आ रहा है। तो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर दिस काइंड वर्ड्स एंड एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू बी हेयर। थैंक यू सो मच। ऑफकोर्स ये पॉडकास्ट चालू होने से पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ मेरे स्कूल की। जब दिया और बाती आता था, हमारे घर पे केबल नहीं होते थे, तो एक होता है ना एंटीना में जाके आप कनेक्ट करते हो तो वो शो देखने मिलता है। हम स्कूल से आते थे, बैग रखते थे, जाके सीधा एंटीना में कनेक्ट करते। मतलब वो चोरी वाला? यस, मैंने भी किया है वो। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि दिया और बाती देखने, क्योंकि इतना प्यारा शो कि हम स्कूल से बैग रख के तुरंत, और जैसे एंड होता था ना, आजकल एंड कैसे होता है, डायरेक्टली कल देखिए, उधर ऐसा थप से एंड होता था और नीचे वाले नहीं आता था। नहीं, नीचे वाले गाली देने लग जाते थे, किसने कनेक्ट किया, उतने में जाके वो निकालना भी होता। तो दिया और बाती हम देखते थे ऐसे। यस, ओह माय गॉड। वही तो कल देखने के लिए अभी हम लोग ऐसा होते थे कि काश 2 मिनट और रुक जाते कि कल क्या होने वाला है वो हम देख लेते। तो आज वो एहसास होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जब हम वो देखते थे, आज मैं आपके सामने बैठ के वो इंटरव्यू करूंगी। सी, देखो कितनी मेहनत की है तुमने अपनी लाइफ में। सीरियसली कि पहले चोरी का केबल यूज़ किया और अब तुम खुद केबल पे आ रही हो, मतलब सबके फ़ोनों के अंदर हो, यूट्यूब पे हो। तो मैं तो तुम्हारी जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है, तुमसे भी जानना चाहूँगी कैसे पहुँची यहाँ तक तुम। मतलब इट्स सो प्राउड। ऑब्वियसली तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारा पूरा एरिया कहीं ना कहीं आरजू आज तुम पे बहुत प्राउड करता होगा, कि मम्मी पापा तो स्पेशली कि तुमने आज इतनी मेहनत की कि जिस टीवी को आप चोरी से देखते थे आज तुम उसकी शहंशाह बनी हुई हो। आज हम सबके साथ में इंटरव्यू कर रहे हो, हम लोगों की आपसी ज़िंदगी आप हमारी ऑडियंस तक पहुंचा रही हो। थैंक यू सो मच। वेरी गुड यार। इट्स नॉट इजी फॉर एवरी गर्ल कि यहाँ तक पहुँचना। इट्स नॉट इजी बिकॉज मैं खुद आई हूँ, मुझे खुद को पता है, बट कैसे तुमने अपने आप को संभाला और उस पर फिर आगे बढ़ी और आज यहाँ पर हो। और मैं चाहती हूँ आगे भी तुम और आगे जाओ और खूब तरक्की तुम्हें मिले। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स आपसे मिले हुए वर्ड
भगवान करे ऐसे ही मैं आगे भी बढ़ूँ, और आपने बोला है तो ऑफकोर्स होगा। पर है ना दीपिका, अभी हम बात करते हैं आपकी जर्नी की। हम टीवी पे बाद में आते हैं, हम इस इंडस्ट्री में बाद में आते हैं। मैं उस दीपिका को जानना चाहती हूँ जो इस इंडस्ट्री से पहले क्या थी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र कैसा था, उसके बारे में जानना एक चाहेंगे। ग्लिम्स तो तुमने मुझे अपनी ही स्टोरी से दे दिया है मुझे कि जब तुमने चोरी वाली बात बताई तो मुझे भी अपनी 7th-8th स्टैंडर्ड की मैं भी उसी टाइम याद पे थी। आया कि मैं भी अपने बालकनी में जाके, और जब हमारे पास जैसे हमने स्टडी पूरा कर लिया होता तो तार डालते थे, और काफ़ी डालने के बाद में एक बार वो लग जाता था और फिर आया 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 करके ऐसे करते थे, अरे आया, कैच किया कैच किया कैच किया। तो ऐसा करके, बिकॉज मेरे पापा ने केबल नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि पापा चाहते थे कि हम लोग फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, और टीवी देखने से हम जो है कहीं ना कहीं हमारा फोकस जाएगा, क्योंकि हम लोग पापा की फैक्ट्री में भी हेल्प करते थे उनके काम में। तो इट्स काइंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी चल रही थी साथ साथ, क्योंकि घर में ही फैक्ट्री थी। तो हमको खेलना मेरे लिए काम ही था, क्योंकि पापा की फैक्ट्री में कुछ हेल्प कर दें तो वो मेरे लिए खेलना हो जाता था, और बाकी टाइम पढ़ो या फिर घर का देखो। तो उस तरह से मेरी परवरिश हुई है। तो ये मुझे याद है कि मैं कुमकुम शो जूही परमार जी का स्कूल से आने के बाद मैंने वो देखा है ऐसे, और कसौटी ज़िंदगी की थोड़े थोड़े एपिसोड्स मैंने ऐसे ही डाल डाल के देखे हैं। इनफैक्ट फिल्म में हम दिल ले चुके सनम, तो ऐसे ही देखे तो मुझे याद आया कि ये मैंने भी किया है, और बहुत मस्ती के दिन होते थे वो। कहीं ना कहीं मतलब कि उसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यही, और पापा अगर आ गए तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो वो मेरा भी ऐसी बचपन गया जैसे आपका है। तो अच्छा है। बट एक अच्छी चीज़ यही जो तुमने भी शायद की होगी और मैंने भी की, कि जो लाइफ के स्ट्रगल्स थे उसको मैंने ओढ़ा नहीं। हाँ। मैं किसी हम लोग किसी सैड पॉइंट पे नहीं गए, या इतना डिप्रेस होके, एक होप थी लाइफ में कि कुछ करके दिखाना है, हमें कुछ बन के दिखाना है। और मुझे लगता है आज टेलीविज़न तक मैं पहुंची हूँ कहीं ना कहीं मेरे दादाजी, बिकॉज इनफैक्ट कुमकुम शो के बहुत बड़े फ़ैन थे, क्योंकि सास भी गई बहू की। तो जब मैं जाती थी उनसे बात करने के लिए तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया, तो उस टाइम वो मेरे को फोकसली ऐसे देख रहे होते थे। तो मैं उनको बोलती थी कि क्या आपसे बात करने के लिए इसमें आना पड़ेगा क्या? तो बाबा यूज्ड टू लुक एट मी लाइक दिस, कि मतलब कि क्या है जल्दी बोलो, हमारी कुमकुम जा रही है, या क्योंकि सास को जा रही है, मुझे देखने दो। तो बाबा की अटेंशन पाने के लिए मेरे अंदर ऐसे ग्रज हो जाता था कि यार मैं इतना अटेंशन मिल रहा तो मुझे भी जाना चाहिए। बट उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने एक्टिंग के लिए कुछ ट्राई किया, मैं अपनी स्टडी पे ही फोकस कर रही थी और लाइफ में आगे बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं कहते हैं ना सरस्वती बैठ जाती है। तो आफ्टर 11th-12th कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आए लाइफ में कि मैं पहले मॉडलिंग में गई थोड़ा बहुत, और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के थ्रू मैंने कुछ एड्स करने शुरू किए, और एड्स करते करते मुझे काफ़ी डायरेक्टर्स ने बोला कि आई लुक वेरी गुड ऑन कैमरा, और मुझे इसको सीरियसली लेना चाहिए। तभी मैंने सीरियसली नहीं लिया। MBA तक जब पहुंची तब मुझे लगा कि जब मैंने 1-2 जगह जॉब करके देख लिया कि ऐसा क्यों ना हो कि मेरी खुद की हॉबी ही मेरा प्रोफेशन बन जाए। तब मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अस्मिता ग्रुप से मैंने, पंकज जी थे, उनसे मैंने वर्कशॉप लिया। तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। फिर मुझे एक्टिंग में साइंस और आर्ट्स सब कुछ दिखने लगा। तो मुझे सर बोलते थे कि जब मैं परफॉर्म करती तो काफ़ी नेचुरल लगता है, जो बाकी स्टूडेंट्स का उतना नहीं लगता था। तो उनकी बात भी जहन में आने लगी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे फ़िल्म मिलेगी, कि मैं फ़िल्म के लिए ट्राई करूँ कि टीवी के लिए ट्राई करूँ। तो इस तरह से बातें हुई। मैंने काफ़ी वर्कशॉप ली, सक्षम थिएटर ग्रुप के साथ में प्ले किया। और जब प्ले करने के लिए मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, जब मेरा प्ले हो रहा था, तो इमरती का मैंने कैरेक्टर किया था। तो मेरी मम्मी एकदम शॉक में हो गई। तो हम लोग, मुझे याद है, दिल्ली मेट्रो में जा रहे थे, मम्मी ने एक वर्ड भी अटर नहीं किया, और जहाँ वो मुझे नहीं जाना देना चाहती थी। मुझे लगा मम्मी को अच्छा नहीं लगा कि बुरा लगा है। एंड जब हम घर पहुँचे तो पापा को उन्होंने बोला कि मुझे तो ये लग ही नहीं रही थी मेरी बेटी है, कुछ और ही लग रही थी। तो ये तो एकदम कैरेक्टराइजेशन कर रही है, मतलब अब मैं इसको नहीं रोक सकती, बिकॉज मैंने अब देख लिया कि इसको, मैं अभी तक ये सोचती थी कि इसको नहीं आता है तो मैं पुल अप कर सकती हूँ, बट अब तो मैंने देख लिया तो कुछ और ही दीवानगी थी इसके अंदर, एक अलग ही तरह से ये कैरेक्टर करी थी। तो वो मैंने सुन लिया था। तो मुझे समझ में आया कि मतलब ये मम्मी अप्रिशिएट कर रही है, पर कहीं ना कहीं मम्मी डर गई है। तो उसके बाद मुझे दिया और बाती हमको ऑडिशन आया, और मैंने वो दिया। और फिर मैं अपने कोऑर्डिनेटर और एक फ्रेंड मालिनी और पिंकी सर के साथ में यहाँ बॉम्बे आई, दी और बाती हमका ऑडिशन दिया। फिर मुझे बोला कि रुको थोड़ा, तो नहीं तो चले जाओगे तो हो सकता है हाथ से चला जाए शो। तब मैं कुछ फ्रेंड्स से हेल्प लेकर पीजी में रुकी,
और फिर मेरे ऑडिशंस लुक टेस्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तक रोज़ बुलाते थे मुझे ऑफिस में। रोहित ने कहीं ना कहीं मैम ने, शशि मैम ने उनको बोला था कि इसकी वर्कशॉप लो, देखो कि एक्टिंग करेगी ढंग से, नहीं चैनल ने पसंद तो कर लिया इसका फेस, पर क्या कर पाएगी क्या संध्या का रोल। तो रोहित ने 5-6 डेज़ मुझे वर्कशॉप जैसे के लिए, जिसमें मुझे अलग अलग एक्ट्स दिए जाते थे और मुझे वो परफॉर्म करना होता था। तो ऐसा करके मेरी वर्कशॉप्स हुई और फाइनली मैं पुष्कर में शूट करने पहुंची और मैंने फ़्लाइट मिस कर दी। पहली फ़्लाइट मैंने अपनी मिस कर दी, और बिकॉज मुझे रात को थोड़ा कोल्ड हो गया था, मैंने एविल खा ली और मुझे लगा कि मेरे फेस में मेकअप लगेगा और कोल्ड होगा तो यहाँ से मेकअप निकल जाएगा और मेरा फर्स्ट डे है, मैं ऐसे कैसे रिस्क ले सकती हूँ। नहीं, मम्मी ने बताया था कोल्ड की मेडिसिन है, ये मैं खा लेती हूँ। तो वो मैंने खा लिया, मैं सोती रह गई। 6 बजे मुझे, 5:30 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था और मेरी आँखें 6 बजे खुली और मैंने देखा तो इतने सारे मिस्ड कॉल्स, और मैंने मैम को बोला कि मैम, तो मैम ने बोला कि नहीं हमने बात कर रखी, तुम आ जाओ बस, बैग लेकर आ जाओ, लगेज में मत डालना। मैंने कहा मैम मैं तो घर पर ही हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था मैम का, कि सो अनप्रोफेशनल एंड लाइक उनको लगा कि ये मैंने किस लड़की को ये इस रोल के लिए कास्ट कर लिया, शी इज़ सो। बट थैंकफुली ये था कि उन्होंने उस 2 दिन मेरे शूट नहीं रखी थी। वो चाहती थी कि मैं ऑब्जर्व करूँ पूरे माहौल को, और उसके बाद 3rd डे मेरा शूट था। तो मैं उन फिर सब लोग टेंशन में आ गए। मैं, अच्छा मेरा मुद्दा यही था कि अब मैं दिल्ली जाऊँ कि मैं अब ये जयपुर की फ़्लाइट पकड़ो, मुझे ये बता दो, क्योंकि पीजी के भी लास्ट डेट तभी तक दूसरी और लड़की आने वाली थी। तो उसी दिन तक के लिए मैंने वो अपार्टमेंट, वो अपना वो बेड लिया हुआ था। तो मैम को इतना क्योस हो रहा, मैं पूछ रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ मैम, कि मैं पुष्कर आऊँ, जयपुर की फ़्लाइट लूँ कि नहीं लूँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई एकदम ही, मतलब कि, और जब मैं वहाँ पहुँची तो सबने मुझे बोला तुम अकेली आ जाओगी पुष्कर तक, मतलब जयपुर से तुमको टैक्सी लेकर फिर तुमको पुष्कर आना है। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं दिल्ली से मुंबई आ गई, मैं आ जाऊँगी। मैंने बोला क्या, और अंदर से डर रही हूँ मैं। और फाइनली मैं पहुँची जो है पुष्कर, और जब शाम को मैंने सबको देखा, सब लोग शूट से जब वापस आए, मेरी हिम्मत तो नहीं थी शूट पर जाने की, क्योंकि मैं 2-3 बजे तक पहुँच पाई थी। तो जब सबकी ऐसी निगाहें थी मुझे लेकर, इतनी कोल्ड, एंड इट्स लाइक कि यही है वो लड़की जो इतनी अनप्रोफेशनल है, जैसे फ्लाइट नहीं पकड़ी, अब आगे तो क्या ही होगा शो का। तो और उस फर्स्ट इम्प्रेशन को अच्छा करने के चक्कर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने पूरे 5.5 साल शो चला, पूरा टाइम आई वॉज सो पंचुअल। लाइक ये मुझे नहीं देखना है, ये आइज़ में मुझे नहीं देखना है, अपने लिए ऐसी डिसरिस्पेक्ट नहीं देखनी है। तो वो अच्छा ही हुआ कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हुआ, तो मेरे को समझ आई और मेरे लिए इम्पोर्टेंस हुआ कि इज़्ज़त आँखों में कितनी ज़रूरी है सबके लिए। तो मज़ा ही आया, मैं हर बार आई वॉज ऑन टोज और मेरा माइंड ऐसे इंगेज रहता था, नहीं आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। येस ऑफ कोर्स, जैसे अभी आपने बताई दिया और बाती हम, उस टाइम पे ना कहीं मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ रही थी, लोगों ने एक कहते हैं ना, जब वो एक किरदार देखते हैं तो वो लोगों को कनेक्ट करने लग जाते हैं जी। कि हाँ इनके साथ ही वो प्यारे लग रहे, इनके साथ ही वो अच्छे लग रहे। कभी ऐसा हुआ कमेंट में कि प्लीज़ आप इनसे ही, इनके साथ ही रहना, इनको छोड़ना मत, ऐसे कभी कमेंट है? मुझे नहीं, पर रोहित को बहुत आते हैं और आज भी लोग लिख देते हैं। इनफैक्ट कई सारे लोग तो यही सोचते थे कि मैंने जो है अपने को एक्टर से ही शादी की है। Yes. है ना, बहुत सारे लोग कैसे, पर वो ठीक है, क्योंकि देखिए आप इतने दिल से वो कैरेक्टर करते हैं और आपकी शिद्दत यही होती है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को यही लगे कि आप यही हैं। तो वो मेरी खुद की ही एनर्जी है, वो हम सबकी खुद की एनर्जी है कि हमने इस तरह से किरदार प्ले किया कि लोगों के घर में हम लोग बस गए। तो और रोहित भी उसको वैसे ही लेते हैं कि कहीं ना, क्योंकि रोहित ने वो शो कई साल, 3-3.5 साल डायरेक्ट किया है, तो इसीलिए हमने जो है सीधा शादी की, क्योंकि बशर्ते कि कोई ऐसी न्यूज़ आए, क्योंकि रोहित वॉज वेरी कि मैं दिया बाती हम की एक्ट्रेस को डेट करूँ, ऐसी अगर न्यूज़ आएगी तो कहीं ना कहीं मेरे जो किरदार, संध्या किरदार पे जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी जाती है। तो ही ऑलवेज वांटेड कि कभी भी न्यूज़ आए तो वो ये आए कि शादी की न्यूज़ आए, बशर्ते कुछ अफेयर वगैरह की हो, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर का वज़न कम होता है। तो ही हैज़ दैट थॉट, तो ही ऑलवेज कंसर्न अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। एंड संध्या तो रोहित की बहुत बड़ी मेहनत है, मैं अगर उस कैरेक्टर को पकड़ पाई तो उसमें बहुत बड़ी मेहनत रोहित की है। जिस तरह से उन्होंने मुझे वर्कशॉप दी, और कभी कभी जब मैं सीन्स करते हुए फंसती थी तो बेशक वो डांटते थे
और कभी मुझे सही लेसन दे देते थे कि इस सीन को मुझे पकड़ना कैसे है, कौन सी साइक से इस सीन को करना है मुझे। तो उनसे मैंने बहुत सीखा है। इनफैक्ट आज भी जो मैं कर रही हूँ इतने धड़ल्ले से काम, अच्छे तरीके से काम, वो समझ सारी मुझे उनकी ट्रेनिंग से आई है, क्योंकि वो NK शर्मा से हैं और वो मैं करना चाहती थी दिल्ली से। तो ही इज़ फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो उनसे मुझे बहुत एक्टिंग में बारीकियाँ जो रहती हैं, हम लोग बहुत कॉन्वर्स करते हैं कि ये कैसी साइकोलॉजी होगी, अगर ये कैरेक्टर है तो उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, वो खाली टाइम में क्या सोचता होगा विदाउट डायलॉग्स, क्या उसके सब टेक्स्ट होंगे। तो हम लोग ऐसे ही बात करते करते हम वी फॉल फॉर ईच अदर। तो ऐसे ही तो मैं कहीं ना कहीं रोहित के माइंड की और उनकी जो कला है उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। तो और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज जो भी मैं काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेरी ट्रेनिंग है, जो जिसमें एक रोल रोहित ने भी बहुत बड़ा प्ले किया है। ऑफ कोर्स जब ये उनका नाम निकल रहा है तो मैं जानना चाहूँगी ये लव स्टोरी स्टार्ट कब हुई, कैसे फैमिली तक गई और कैसे ये एक बंधन में बंधी, इसके बारे में जानना चाहूँगी। लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई इसका एग्जैक्ट मुझे एक्चुअली भी याद नहीं है, क्योंकि आई एम फॉल इन लव विद माई वर्क। संध्या के किरदार से मैं एक्चुअली बहुत प्यार करने लगी और मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी कि ये कहीं ना कहीं जो मैं कर रही हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये रोहित जो मुझसे करवा रहे हैं वो है। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट टेक होता था वो हमेशा रिजेक्ट होता था, सेकंड या थर्ड टेक जो होते थे वो सही होते थे। तो मैं जाके पूछती थी सर क्यों वो वाला, क्यों मैंने गलत किया, क्यों ये सेकंड और थर्ड क्यों। तो वो मुझे बताते थे कि सी देखो इसमें ये माइंडसेट है और ऐसे करना है ये। तो और जब मैंने कुछ महीनों बाद देखा, विद इन 2 months ओनली हमारा शो 2-3 months में नंबर 1 हो गया था। तो वो जब मैं बाहर जाती थी लोगों का जो प्यार मिलता था तो मुझे ऐसा फील आने लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये रोहित ने जो एक संध्या को बनाया है या पूरी टीम ने, जो शशि मैम ने जो पूरा उस संध्या को बनाया है, राइटर्स ने और जब मेरे को एक्टर्स हैं उनकी वजह से मुझे ये प्यार मिल रहा है। मैं तो एक जॉब ही कर रही थी, जैसे मैं पहले बैंक में जॉब करती थी तो मेरे लिए तो वो जॉब ही था, बट इतना जो प्यार जैसे मुझे लोगों का मिलता था तो मेरे लिए दिल में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त रोहित के लिए आती थी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो सीन्स करते वक्त में मैं कहाँ अटकती थी और वो जो मैं अटकती थी उसको सही तरीके से स्मूथली रोहित मेरी हेल्प करते थे उन थॉट्स को क्रैक करने में और उस कैरेक्टर को सही तरीके से पहुँचाने में। क्योंकि देखिए 22-23 साल की उम्र में इतना बड़ा कैरेक्टर कर लेना बहुत चैलेंज है। तो मैं समझदार थी, ब्रेव थी, इस वजह से मैं कहीं ना कहीं कर पाई। बट जो उसकी साइक मुझे पकड़नी थी वो कहीं ना कहीं रोहित ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो ऐसे उनके काम के फिर मैंने उनके कई सारे ऐसे चीज़ देखी, उनको टाइफाइड हो गया था, बुखार हो गया था और फिर भी वो काम कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत अच्छे से शूट कर रहे थे उसके बावजूद, विद इन 102 बुखार में थे वो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे पापा से रिलेट हुई कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं कि उनको एक बार एक्सीडेंट हो गया था और वो खून में लथपथ वो घर पे आए थे, प्रॉपर्टी पेपर पहले दी उन्होंने, उसके बाद जाके उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो और चाहे वो कितनी बीमार हो जाए फिर भी वो फैक्ट्री जाते थे। तो वो चीज़ मुझे तुरंत रिलेट कर गई अपने पापा से जब मैंने उनको 102 बुखार में। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने उनके अंदर देखी। फिर उनकी मम्मी भी सिलाई करती थी, मेरी मम्मी भी सिलाई की हुई थी, तो वो चीज़ें मैच होना, तो हमारा चाइल्डहुड ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, स्ट्रगल्स से गुजरा है। तो वो सब जब बातें करते करते मुझे समझ में आया, अरे ही इज़ लाइक अस ओनली फ्रॉम दिल्ली साइड से। उनका बहुत हेल्प किया। मेरी बहन की, छोटी बहन की शादी मैंने पहले की तो उनके ब्रदर ने, दीपक ने बहुत हेल्प की सब बैंक्वेट वगैरह करने में, सब चीज़ें की। और मैं तो शूट कर रही थी और बॉम्बे से मेरे पेरेंट्स नहीं थे, पर शादी बॉम्बे में की क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी दिल्ली जाने के लिए। तो बहुत सपोर्ट मिला, मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आई एम अलोन इन मुंबई विद रोहित। तो करते 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 फिर एक दिन मम्मी ने बोला कि शादी का कोई प्लान है कि नहीं, क्योंकि हमें तो रोहित की शादी करनी है जो है, अगर तुम्हारा कोई विचार है तो बताओ, अदरवाइज़ तो ऐसा करके फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। फिर मम्मी ने आके मिली, मम्मी ने मुझसे पूछा यू रियली वांट टू गेट मैरिड अभी, तो करियर का पीक है या शो बंद हो जाए तब उसके बाद सोचना। तो मैंने बोला फिर रोहित हाथ से निकल जाएगा तो बिकॉज की मम्मी इज़ वेरी सीरियस एंड शी रियली वांट हिम टू गेट मैरिड। तो फिर मैंने बोला मम्मी नहीं, अगर शादी करनी पड़े रोहित को अपने जीवन में रख लेना तो मैं शादी भी करने को तैयार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर मी इट वॉज जस्ट अ चेंज ऑफ एड्रेस दैट टाइम
और एक और अच्छी चीज़ ये थी कि रोहित जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ यही है, लाइफ़स्टाइल जो था मेरा और रोहित का काफ़ी मैच करता था, जो मेरी सिस्टर के साथ मेरा मैच नहीं कर रहा था। मेरी बहन लेट मतलब 1-2 बजे उसको सोना होता था और वो लेट उठती थी, और मेरे साथ मेरी सिस्टर ही रह रही थी। तो कहीं न कहीं हम दोनों मैचअप नहीं कर रहे थे, हम दोनों की बहुत फाइट्स होती थी एक दूसरे, और मुझे सीन्स करने होते थे, मुझे रनिंग के लिए जाना होता था, सुबह 5 o'clock योगा वगैरह करना होता था। तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी क्योंकि मैं लेट, वो आती थी उसकी टेंशन में मैं नहीं सोती थी, और मम्मी नहीं आ सकते थे क्योंकि भाई और एक और सिस्टर बहुत छोटी थी, पापा भी थे दिल्ली में। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली जो है ना मेरी वजह से बिखर गई है। तो इट इज़ बेटर कि मैं शादी करके एक में चले जाऊँ, ताकि मम्मी की लाइफ़ थोड़ी सेटल हो जाए, मेरे भाई-बहनों की लाइफ़ थोड़ी सेटल हो जाए, क्योंकि अपनी बहन को मैं उसका लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज कर सकती, बट मुझे लगता है एक्टिंग के लिए मैंने अपने आप को बहुत फ़ोकस रखा है कि मुझे कितने बजे सोना है, मुझे कितने बजे उठना है, मुझे एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। उस चीज़ के लिए भी कहीं न कहीं मैंने शादी करना मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था कि एटलीस्ट रोहित भी 11 बजे सो जाते हैं, मैं भी, और वो भी 5 o'clock उठते हैं, मैं भी 5 o'clock उठती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि क्योंकि रोज़-रोज़ का वही 12-1 बजे सोना और फिर 5 बजे उठना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। ओके, ये तो हो गई आपकी जर्नी। ऑफ कोर्स हमने उस जर्नी में भी देखा कि आपने काफ़ी गैप लिया। गैप लेने के बाद आप बैक टू द फिर टीवी पे आए, जी। और कह सकते हैं ना, टचवुड आज जो प्यार मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है, हम देखते हैं, टीआरपी भी देखते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी। क्या कहना चाहोगे कि ये गैप के बाद ऐसा लगा था कि अगर मैं ले रही हूँ कोई शो तो ये चलेगा? क्योंकि आजकल कोविड के बाद लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है कि टीआरपी के वजह से या फिर जो भी है, शो चल नहीं पा रहे, तो एक्टर्स को घर पे रहना पड़ रहा है, पर टचवुड अच्छी चल रही है। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं ना बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे अंदर एक अच्छी पावर ये है बचपन से ही, कहीं न कहीं मेरे पापा ने मुझे इस तरह से, मम्मी-पापा ने दोनों मिलके ऐसी परवरिश दी है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, और मैं जो मुझे सोचना है मैं वही सोचती हूँ। तो मैं नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव जो लोग अगर कुछ कोटेशंस या थॉट भी देना किसी चीज़, मैं सुनती ही नहीं हूँ। मेरे इस कान तक भी नहीं पहुँचती वो चीज़ें। तो मैं वही देखती हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे मिल्क वाली टी नहीं पीनी है ना, तो मैं नहीं पीऊँगी, अगर मैंने सोच लिया है तो। तो आई एम दैट फ़ोकस्ड एंड दैट कहीं न कहीं डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जो मेरी रही है ना बचपन से, सुबह उठ के पापा को मुझे रनिंग कराना, ये सब कराना, उसने मुझे ऐसा माइंडसेट दिया है। तो आई एम हियर बिकॉज़ ऑफ माई माइंडसेट मोस्टली। तो आज अगर ये चीज़ चल रही है, मैं ही मानती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप सच्ची नीयत से हार्ड वर्क करते हो ना, हर एक सेकंड मेहनत करते हो ना, कॉन्शियसली अपना काम करते हो ना, तो बेशक किस्मत साथ देना दे, मगर लोग आपसे इंस्पायर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपकी वो नीयत और वो आपकी मेहनत वो पहुँच जाएगी। तो आई बिलीव इन नीयत। आपके बाप के पास बहुत ज़्यादा हुनर ना हो वो चलता है, मगर नीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी। जब मैं दिया बाती हम मैंने जब शुरू किया था, तो मैं बहुत होनहार एक्टर नहीं थी, मगर नीयत मेरी थी कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए जी जान से मेहनत करनी है। मैं लिटरली 2-3 बजे सोती थी, स्क्रिप्ट पढ़ के सोती थी, ताकि नेक्स्ट डे किसी को डिफ़िकल्टी ना हो अगर मैं रीटेक्स लूँ, मुझे रीटेक्स लेने का मौका ही ना मिले। मैं डायलॉग स्क्रिप्ट लेकर जाती थी, मैं याद करती, और आज भी जब बड़े-बड़े सीन होते हैं मैं डायलॉग स्क्रिप्ट लेकर जाती हूँ, चाहे लड़ना पड़े प्रोडक्शन से, डायरेक्शन नहीं, अगर आपको सुबह ये चीज़ 2-3 पेज का सीन चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट सीन है, मैं रात के 12 बजे आज भी याद करती हूँ। रोहित मुझे देखते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि जिसको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, जो है वो आज भी 3 पेज रात को 11 साढ़े 11 बजे शूटिंग से पूरा दिन आके याद कर रही है। मैं याद करके अपने बच्चों को ऐसे करके सुनाती हूँ। तो मेरे लिए मैं आई एम सो फोकस्ड कि मैं जितने टाइम पे चाहूँ मैं उतने पे उठूँगी, और मेरे को जितना बेस्ट परफॉर्म करना है, जो मैंने सोच लिया, माइंड मैपिंग बना ली, मैं वो करके रहूँगी। और उसमें मेरी ट्रेनिंग लगी है। जब मैं खाली थी घर पे, दैट टाइम माई फैमिली नीड्स मी, माई सन नीड्स मी, दैट्स वाई आई वॉज एट होम बाय चॉइस। और मैं ये जानती थी, क्योंकि मुझे ऑफर्स आते थे, अच्छे पर डेज मिल रहे थे मुझे, मैं पैसे को साइड में रख के मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी, अपने डांस जर्नी में आगे बढ़ रही थी कॉन्शियसली। तो मैं जानती थी कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, मतलब फिनेंशियली भी जो है। और तो मैंने हर एक दिन को ऐसे संभाला हुआ था कि इट्स माय पर डे,
अगर आज मैं उठी हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में मैंने प्रेयर्स के लिए सोम को स्कूल छोड़ना है, उसके बाद उसका होमवर्क कराना है, ये कराना है, तो उस बीच में मुझे इस दिन को ऐसे लेना है कि मैंने आज इतने पर डे का नुकसान किया है। तो जब मेरा सेटबैक पीरियड भी था तब भी मैं सुबह 5 बजे ही उठती थी, इनफैक्ट 4 बजे उठती थी जो है। और सोहम के स्कूल जाने से पहले मेरे प्रेयर्स, योगा वगैरह फिनिश हो रहा था। जैसे उसको स्कूल छोड़ा उसके बाद मैं अपना डांस प्रैक्टिस करती थी 3 से 4 घंटा, 12 इनफैक्ट सोहम स्कूल से आ जाता था उसके बाद भी आधे घंटे तक मेरा काम चल रहा होता था। राइटिंग हो गया, कुछ रीडिंग हो गया, या वर्कआउट ही मेरा चल रहा होता था। तो मैं जब घर पे थी तो ज़्यादा वर्कआउट करती थी, लाइक मॉर्निंग 8 o'clock to 2 o'clock आई वॉज डूइंग, धूप में वो भी, क्योंकि मेरा जो बाहर वाला रूम था वो उसमें वो पहले उसमें आउटडोर सीलिंग जो रहती है वो उस पर था। तो मेरी मदर इन लॉ के मुझे गर्मी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा ये वो, but I feel that every day if I am not going on set, I am not shooting, तो it's my per day which I have to invest on myself। तो मैंने बहुत कॉन्शियसली काम किया, मैंने अपने आप को कभी लेज़ी और लिथार्जी, मैंने फटीक वगैरह चीज़ें नहीं होने दी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एंजॉय करूँ, मैं इनफैक्ट मैं आउट सेशन भी नहीं गई हूँ कि नहीं मेरी डांस क्लास मिस हो जाएगी, मेरा ये मिस हो जाएगा, मेरा वो मिस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा है इस बीच में, क्लासिकल डांस में तो मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए इसलिए कि टू बिकम मोर फोकस, टू लर्न इट प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे। तो मैंने गांधर्व महाविद्यालय से, अब मैं विशारद हूँ इन ओडिसी। सो मुझे लगता है कि जब आपके सेटबैक पीरियड में भी आप अपने आप को ग्रांटेड ना लेना, आप बिल्कुल भी मतलब कि अपने आप की ये ना सोचिए आप छुट्टी पे हैं, आप लेट नाइट जागेंगे, नेटफ्लिक्स या फिल्म्स देखेंगे या पार्टी करेंगे और फिर अपने ये 9-10 बजे उठेंगे और फिर मैंने वैसा नहीं किया। मैंने इनफैक्ट इस बीच में मैंने कोई फ्रेंड से भी नहीं मिली हूँ मैं। आई इन्वेस्टेड ऑल माई टाइम ऑन माई सेल्फ टू ग्रो माई सेल्फ, टू एक्सप्लोर विद इन मी वॉट आई एम एज दीपिका, वॉट सेल्फ डिस्कवरी के पाथ में मैं गई। और आई थिंक आज जो मैं काम कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं जो सेल्फ डिस्कवरी मैंने अपने अंदर कर ली, आज मैं शूटिंग के साथ अगर वर्कआउट कर पा रही हूँ बिकॉज वो मैंने ट्रेन कर लिया अपने माइंड को जब मैं घर पर थी इतने सालों। तो और कहीं ना कहीं मुझे भी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए था। मुझे लो बीपी इश्यूज़ थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि नो, माय बॉडी नीड्स टाइम टू रिवाइव माई सेल्फ। उस वजह से भी मैंने जो है, बिकॉज आई नो वॉट इज़ माई वर्क डिमांड्स, 12 to 13 आवर्स शूट विद, कभी कभी आपका पैकअप 11 बजे हो रहा है और आपको सुबह मॉर्निंग 8:30 पहुँचना है या 6 o'clock पहुँचना है, 6:30 पहुँचना है। तो बीच में ऐसा नहीं है कि 12 घंटे का गैप है। तो आई नो कि एक बार अगर कोई शो लिया तो उस फिर फुल फ्लेजेडली यू हैव टू बी देयर। तो उस माइंडसेट से भी मैं कहीं ना कहीं डेली शो पकड़ने से थोड़ा डर रही थी। ओके, ये अगर मैं यही बात करूँ आपने पार्टी का ही, ऑफ कोर्स हमने आपको काफ़ी कम क्या, हमने ज़्यादा आपको पार्टी में ही नहीं देखा। क्या रीज़न है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं सेलिब्रिटी को टाइम मिलता है, कोई भी इनवाइट आते हैं वो चले जाते हैं, जी। 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए हो या कभी के लिए। करेक्ट। आपको हमने नहीं देखा, रीज़न? मुझे लगता है कि जाना भी चाहिए, कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। Yes. आपके बारे में लोगों को जानने का मौका मिलता है, आप रियल लाइफ में कैसे हैं वो जानने का मौका मिलता है। अभी कहीं ना कहीं मंगल के कैरेक्टर को मैंने अब पकड़ लिया है, तो अभी नवंबर से मैंने भी जाना शुरू किया है थोड़ा बहुत। तो इट फील्स नाइस टू मीट पीपल, स्पेशली जब आपकी इंडस्ट्री के लोग हों और उनके आंखों में आपके काम की आपके बारे में चर्चा हो, काम के बारे में लोग सराह रहे हो, तो वो देखना भी बहुत अच्छा लगता है। वो आपको एक अलग लेवल का खुशी देता है। बट मैं मेक श्योर कि मैं 11 o'clock निकल जाऊँ, 11 o'clock निकल के 12 o'clock मैं घर पहुंच जाऊं। और आई मेक श्योर कि उसके नेक्स्ट डे मैं करेक्ट टाइम पे उठूं, 5 o'clock उठूं। और ज़्यादा मैं उसके नेक्स्ट डे ज़रूर वर्कआउट करती हूँ, ताकि मेरे माइंड को ये पता रहे कि मुझे ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर मैंने पार्टी की है तो मुझे सुबह वर्कआउट करना ही करना है, ताकि नेक्स्ट डे मेरे लिए डिफ़िकल्ट ना हो। क्योंकि एक दिन अगर आप अपने आप को छोड़ देते हो ना कि हाँ मैं आज 7-8 बजे उठूँगी, सीधा नहा धो के शूट पे चले जाऊँगी, तो मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि किसी को लाइट देने के लिए ना अपने आप को एनलाइटन करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल गैदरिंग में कोई वो नहीं है, बट आई फील कि यू नो कि व्हाट इज़ योर गोल। तो आई हैव टू डू प्रेयर इन द मॉर्निंग, आई बिलीव इन इट। सो आई डोंट
मेरे लिए एन्जॉयमेंट और वो जो खुशी, जो पार्टीज़ करते हैं, पार्टी करके क्या मिलता है? खुशी मिलती है ना। यू थिंक डिफरेंट डायमेंशंस इन योर माइंड एंड यू फील लाइटर, दैट्स व्हाई यू डू पार्टी। और मैं तो हर दिन पार्टी कर रही हूँ, सुबह 5 बजे से उठकर 8 बजे तक, क्योंकि मैं जब डांस क्लास करती हूँ अपनी या फिर वर्कआउट करती हूँ तो आई एम ऑल्सो इन दैट मूड। तो मुझे कहीं ना कहीं उसका रस मिलने लगा है। वो जो मॉर्निंग, मैं तो हर रोज़ पार्टी कर, हर रोज़ वैसी खुश हूँ। तो जब मैं सोशली जाती हूँ पार्टी में तो मैं वैसी, मैं उनसे ज़्यादा खुश, विदाउट टेकिंग एनी अल्कोहल एनी थिंग, विद अ ग्लास ऑफ वाटर आई डांस। सो आई एम ऑलरेडी ऑन अ हायर सेल्फ। और एक बार जब ईश्वर भक्ति का जब मिलने लग जाता है रस, तो आपको फिर कुछ नहीं चाहिए, वो एक अलग ही नशा है। तो आई एम ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड विद द लव ऑफ कृष्णा। ग्रेट, ये तो सबसे अच्छी बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल हमने देखा है काफ़ी लोग हैं ना पार्टीज़ में वो करते, बट आजकल जो इंडस्ट्री में भी हमने देखी है कि लोग गॉड ये पे इसलिए ज़्यादा मैंने बिलीव बात कर रहे बोली हैं। आपको स्पेशली, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स ना इसलिए नहीं बैड हैबिट, इसलिए बैड हैबिट्स में जा रहे हैं कि वो मॉडर्न दिख रहे हैं। वो उनको आगे बढ़ना है कि इस तरह से गैदरिंग करेंगे, इस तरह से अपने आप को दिखाएंगे तो लोग उनको मॉडर्न समझेंगे, लोग उनको अपने जैसा समझेंगे और उनको काम मिलेगा। मैंने ऐसा भी बहुत देखा है। तो ये बात इसलिए मैं आज बोलना चाहती हूँ कि देखिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपको खुद को खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है जो आप नहीं हैं। हाँ, अगर आपको खुशी मिलती है वो करके तो ज़रूर कीजिए, बट एट द किसकी कॉस्ट पे? अपने लीवर की कॉस्ट पे, अपनी बॉडी की कॉस्ट पे, अपने सोल एंड फोर्स की कॉस्ट पे, तो अपने इंटेस्टाइन की कॉस्ट पे। दिस बॉडी इज़ अ गिफ्टेड बाय गॉड। इट्स इसके हम कहाँ नहीं पहुँच सकते। पूरा ब्रह्मांड इस बॉडी में समाया हुआ है। तो इसको दूषित करके जो है हम किसी को इम्प्रेस कर भी लेंगे तो क्या ही मिल जाएगा? खुद को तो खो ही दिया है। यस ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी बात आपने अभी कही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मंगल के किरदार से दीपिका कितनी अलग है? मंगल के किरदार, ऑब्वियसली वो तो उसका सारा श्रेय तो सुजैना मैम को, अनंतिका को जाता है, गरिमा जी को जाता है, नरगिस जी को जाता है, लक्ष्मी जी को जाता है, जो राइटर मेरे डायरेक्टर फ़हीम सर को जाता है, नमन शाह को जाता है, आदित्य को, जिया को, सौम्या जो प्ले कर रही हैं, उर्वशी जी जो कुसुम जी हैं वो प्ले कर रहे हैं, इन सभी मेरे बच्चे जो अर्शिया, लक्ष्मी, सानिका। तो देखिए, कैरेक्टर बनता है, उसके इर्द गिर्द जो सब लोग जो काम कर रहे हैं उससे वो उभरता है, मैं ये मानती हूँ। तो मंगल का किरदार तो राइटर्स ने, डायरेक्टर ने इतना खूबसूरत कर दिया है। आई एम तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर वर्क, और विद माई इनलाइटन सोल व्हाट आई कैन ऑफर इट बेस्ट टू दैट कैरेक्टर। इनफैक्ट मुझे उस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसको। और मुझे लगता है कि जो मैंने 5-6 साल अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे जो इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं उस किरदार को पकड़ पाई हूँ। उस किरदार को समझ के मैंने किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर 10 साल पहले मुझे एक किरदार मिलता तो मैं इसके साथ उतना जस्टिस कर पाती जितना मैं आज कर रही हूँ। हर दिन हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मंगल का कैरेक्टर आज की जो मेरी सोच है, जो मेरा माइंडसेट है, उसकी वजह से जो मैं कर रही हूँ, उस हिसाब से जो मैं कर रही हूँ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है अच्छा लग रहा है और मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ उस किरदार से। तो मैं मंगल के जैसी ही कहीं ना कहीं जब लाइफ में स्ट्रगल आते हैं तो मैं कभी भी पॉइंट इधर नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को ही, अपनी वाइब को ठीक करती हूँ, अपने थॉट्स को करेक्ट करती हूँ और अपने आप प्रॉब्लम फिक्स हो जाती हैं। सो वही मंगल का किरदार है कि जब उसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इधर उधर देखने के बजाय कि ये सौम्या ने किया है या आदित्य ने किया है, वो यही देखती है कि वो क्या कर सकती है और उस सिचुएशन को कैसे बेटर कर सकती है। तो उससे कहीं ना कहीं मैं मेल खाती हूँ उस सोच से। और ऑब्वियसली मंगल के जैसे मेरा पति नहीं है। मेरा पति बहुत सपोर्टिव है, रोहित बहुत सपोर्टिव है। मंगल को कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो उसको आदित्य का सपोर्ट है, सिर्फ कुसुम जी का सपोर्ट है, वो भी इमोशनली। तो उसको फिजिकल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियली कहीं से वो सब कुछ वो अपने दम पर कर रही है। आज नौकरी भी कर रही है तो अपने दम पर, अपनी
अपनी जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब से वो कर रही है। वो पढ़ने में अच्छी थी मगर फिर भी उसकी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो उसके पेरेंट्स को लगा कि शादी करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रैदर दैन मेक हर स्टडी। तो वो बहुत अलग है कैरेक्टर, और कहीं ना कहीं वो आज की जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं उनके मंगल इज़ अ जो हाउस वाइफ है वो, तो घर को कैसे चलाना है उसको बहुत अच्छे से आता है। कम बजट के अंदर कैसे हम अपना घर चला सकते हैं जिन अवेलेबल चीज़ों से, रदर देन हर चीज़ जाके बाय करना, कितना लेना है, कैसे घर के बजट को मैनेज करना है। तो मुझे लगता है जो हाउस वाइफ्स इतना अच्छे से घर चला रही हैं उनको जो क्रेडिट नहीं मिलता, मंगल किरदार से कहीं ना कहीं मंगल उनको रिप्रेजेंट करती है। और आज अगर आप उसको इज्जत से देख रहे हैं, बीच में ऐसा हो गया था कि हाउस वाइफ यूज टू फील नेग्लेक्टेड, बट बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर दे आर नॉट फीलिंग नेग्लेक्टेड। उनको अपनी अहमियत समझ में आने लगी कि वो क्या कर रही हैं। कम पैसों के अंदर घर चलाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। अच्छे अकाउंटेंट नहीं कर पाते वो चीज़ें, बट वो कर जाती हैं। अपनी सारी डिज़ायर्स को साइड में रख के, अपने लिए कभी साड़ी नहीं लेना, अपने लिए कुछ पार्लर नहीं जाना, और अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेना, उनकी स्कूल की बुक्स दिलाना, बहुत सारा सेक्रीफाइस लगता है। तो मंगल बहुत सेक्रीफाइस करती है, जो आज की हमारी हाउसवाइफ्स भी करती हैं। तो हमारी मम्मियों ने कितना किया है और आज भी कर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं मंगल में अपनी मम्मी का ग्लिम्स भी देखती हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ का ग्लिम्स भी देखती हूँ। मुझे मंगल हर जगह दिखाई देती है, अपनी हेयर ड्रेसर में भी दिखाई देती है और ख़ुद में भी दिखाई देती है। जब हम टूट जाते हैं और नहीं समझ में आता, फिर हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं ये मत सोच, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक स्ट्रेट। नहीं, वैसे ही मंगल है, रोती है, रो के परेशान हो जाती है, फिर उसके बाद भी वो सोचती है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और हमेशा एक फेस पे स्माइल रखती है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है मंगल किरदार में, जिस तरह से वो लिखा गया है। हाँ, ग्रेट। ऑफ कोर्स हमने एक और चीज़ कमेंट में पढ़ी कि जब भी मंगल और आदित्य एक साथ होते कोई ना कोई बीच में आ जाता है, तो वो कब मिलेंगे? तो ये सवाल ऑडियंस का है कि सच में कब मिलेंगे? मुझे लगता है कि फिक्शन तो यही है ना, कि वो बीच में फिक्शन रहे, कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जब वो दोनों ड्रंक होंगे तभी मिल सकते हैं। असलियत में तो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है। बट कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए वो फैंस के मैसेज जब हम पढ़ते हैं ना, कब मिलेंगे, क्यों ये बीच में आ रही, इनका आउट कब होने वाला है, तो ऐसा लगता है कि कितना मतलब प्यार हो गया उन्हें आपसे कि ये दोनों ही होने चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि हाँ अब ये मिलेंगे, अब एक ट्विस्ट आएगा, अब हम एक साथ दिखेंगे पर फिर अलग होंगे? नहीं, हम दोनों इनफैक्ट नमन को मैं श्रेय देना चाहूँगी, इतना अच्छा उन्होंने आदित्य का रोल प्ले किया है। वो वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा हंसाते सेट पे वही है, सबसे ज़्यादा जोक्स वही क्रैक करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ों को छुपा देंगे, आपका मोबाइल छुपा देंगे और ढूंढते रहो पागल से। और आपको बताओ इनके पास ही, पर वो ऐसा फेस बना लेंगे कि मतलब आप पूछ भी नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ मस्ती उनकी चालू रहती है सेट पर। तो बट वो जिस तरह से अपना किरदार करते हैं, कम्प्लीटली अपोजिट टू व्हाट ही इज़ एज अ पर्सन। तो जब भी हम दोनों के कुछ ऐसे सीन आते हैं जिसमें मुझे लगता है कि वो थोड़ा सॉफ्टली बात करें, तो मैं इनफेक्ट रोक के बोलती हूँ, ये आप ज़्यादा सॉफ्टली बात नहीं करें, थोड़ा सा रूड बात करो। नहीं, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि देखिए जब तक वो रूड बात करेंगे तब तक मंगल जो है अपनी आवाज़ उठा सकती है। अगर वो ही नहीं चिल्ला रहे हैं, तो मैं अगर बोलूँगी आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बोल नहीं आप प्लीज़ डांटो, अब ज़्यादा डांटो, ताकि मैं अगर तेज़ बोलूँ भी ना तो फिर वो बुरा ना लगे। तो अगर आप सॉफ्टली बात करोगे तो मुझे और डाउन जाके बात करना पड़ेगा, और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है फिर ज़्यादा डाउन जाके बात करना। तो आई लव जिस तरह की एंटी केमिस्ट्री हमारी है, वी लव टू प्ले इट। और हाँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर देखते हैं क्या स्टोरी। फिर ऐसा लगता है, डर लगने लग जाता है, हाय शो फिर शो का क्या होगा, मतलब कि बिकॉज एक फिक्शन तो यही बना हुआ है कि कब मिलेंगे, तो हम तो नहीं चाहते हम मिलें। ये सही था, हम नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है नहीं, अभी पढ़ने आ रहे हैं, अभी आनंद हो। ये सही है एकदम। पास आने से हमें दूर लगता है, हमें डर लगता है। उससे अच्छा दूर ठीक है। प्यार दूर ज़्यादा वैसे है, प्यार ज़्यादा दिन का बर्थडे है, ज़्यादा लंबी कहानी है। पर कह सकते हैं ना, एक मंगल से एक और है कि लक्ष्मी की भी कहीं ना कहीं जो एक किरदार है वैसे ही जा रहे, वो आप जैसे लड़ रहे हो वैसे वो भी कहीं ना कहीं लड़ते हुए ही नज़र आते। तो जब ये ऑफर आया था मंगल लक्ष्मी, तो ये किरदार ऑफकोर्स जो लक्ष्मी मैं जानना चाहूँगी, पहला आया था तो क्या था, ये स्टोरी लाइन कैसी होने वाली थी? क्योंकि मंगल लक्ष्मी ऑलरेडी 2 बहन है, तो क्या कहना चाहोगे आप?
नहीं, मैंने तो सिर्फ मंगल के किरदार का दिया था ऑडिशन, और लक्ष्मी के साथ सीन किए थे मैंने कि बहन की बॉन्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने काफ़ी 3-4 लड़कियों के साथ में मैंने लुक टेस्ट किए थे, और मंगल का मैंने 2 या 3 बार मैंने मॉक टेस्ट किया था। तो अब मुझे तो सिर्फ यही था कि बहन का एक रोल है जो कहीं ना कहीं मैं अपनी बहन की शादी कराती हूँ, वो स्ट्रॉन्ग साइड मंगल की दिखती है कि वो हाउसवाइफ होते हुए अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर लेती है, खाना बना के और छोटे छोटे काम करके मेहंदी वाली आर्टिस्ट बन के। मंगल को काफ़ी सारी और चीज़ें भी आती हैं, और बिना अपने हस्बैंड के पैसे इस्तेमाल करे हुए, और साथ में वो अपने हस्बैंड से इतना डरती है और नहीं बोलती उनके आगे, क्योंकि उसको फैमिली चलानी है, और वो छोटी छोटी बातों को नहीं, चाहे वो डांट ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं उसमें भी उनका प्यार ही समझती है कि अब डांट रहे हैं तो कि वो उसने एक्सेप्ट कर लिया आदित्य का वैसा नेचर। तो यही मॉक टेस्ट हमारा चल रहा था। तो और मैंने ज़्यादा बातें भी नहीं की, बिकॉज मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं टेलीविज़न करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती। भले ही मैं मॉक टेस्ट कर रही थी, तब मैं इसी उससे कर रही थी मेरा होगा नहीं, और पता नहीं कब शो आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज उस टाइम में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे ओडीसी के। तो मैंने थॉट ही नहीं दिया था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और जब मीटिंग के लिए बुलाया तो बस जो है तब यही था कि डिसाइड पर डे मिल जाए तो कुछ सोचना ही नहीं था कुछ। मुझे पता, देखिए शो कहीं ना टेलीविज़न की ऐसी कोई स्टोरी पता नहीं होती है। एक छोटी सी 2-3 महीने की स्टोरी होती है, उससे शो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तो जैसे जैसे कैरेक्टर शेप लेता है फिर स्टोरी बनती है। तो क्या ही पूछना, मैंने ऑलरेडी 1480 एपिसोड दिया आबादी के कर लिए थे, 45 एपिसोड कवच के कर लिए थे, फिल्म कर ली थी, तो मैं क्या ही पूछूँ। मुझे तो बस ये था कि बस मेरे 25 डेज़ ही ब्लॉक होने चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे काम नहीं करना है। ओके, नाउ आई एम एंड अप डूइंग ऑलमोस्ट 30 डेज अ मंथ। यस ऑफ कोर्स, टच वुड। आपको पता है हमने एक चीज़ नोटिस की, मंगल लक्ष्मी को काफ़ी, मुझे एक अच्छी राहत ये थी, मुझे ऐसा लग रहा था, ये मेरे ही थॉट्स थे, मुझे किसी ने बोला नहीं कि मंगल लक्ष्मी शो है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 20 दिन काम करना पड़े और मैं 10 दिन मेरे को रेस्ट मिले, तो मैं बीच में मेरी क्लासेस भी चलती रहें ओडीसी की और मैं सॉन्ग को भी संभालूँ। तो मेरे लिए वो खुशी की बात थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑफ कोर्स। बट मैंने एक चीज़ कि लोगों ने स्टार्टिंग में ना आपका और अनुपमा के शो को काफ़ी मर्ज कर दिया था कि ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। बट वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी में, एक चीज़ लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, कि आपकी जो सास है वो काफ़ी सपोर्टिव है जी, वो काफ़ी सपोर्ट करे, जो जल्दी सीरियल्स में हमने देखा नहीं कि हाँ चलो आप करो, बट सास का एक सपोर्ट होता है जी। ये काफ़ी अलग। बट जब आपने सुना था कि ऐसे मंगल लक्ष्मी को अनुपमा के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कभी ऐसा लगा कि ये तो पूरा डिफरेंट शो है, फिर कैसे एक दूसरे मैंने को तो मर्ज इसी कर तरह रहे से हैं? जवाब दिए थे, उस टाइम भी आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तभी मैंने बोला कि जब शो देखेंगे आपको तो पता चलेगा। मैंने शुरू से ही ये बोला है कि इट्स नॉट द सेम शो, जब तक Yes. आप आएंगे, जब तक आप देखेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा। क्योंकि मंगल एक ऐसा किरदार है जो कभी भी बिकॉज सास इतनी सपोर्टिव है, मुझे नहीं लगता वो कभी आदित्य को छोड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मंगल किरदार ही अलग है जो है। तो मुझे बिल्कुल, और हम इंसान डिफरेंट हैं, हमारी राइटिंग टीम डिफरेंट है, और सुजैना घई जो है बहुत नोन नेम है कंटेंट को लेकर, तो उनके शोज हमेशा पॉपुलर होते हैं। तो ऑब्वियसली तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जब हम शो, बिकॉज हमारा शो मोस्टली कैसे विमेन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, चाहे बहन हो चाहे मदर इन लॉ हो। तो हमारा शो मेन वो है कि कैसे एक बहन ने एक दूसरी बहन की मदद की, कैसे सास ने बहू की मदद की, विमेन्स आर कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर। तो हमारा शो मोटा तो वही है, और इसमें भी हम जब हम दिखाते हैं जब विमेन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये सास बहू, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते, वो आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, अपने को कैसे पुश करना है, उसकी बातें करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज में बदलाव आया है। वैसे जब हम अपने मोस्टली घर, मुझे लगता है घर टूटने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आज लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जो जा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं औरतें ही दूसरी औरतों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर रहे हैं कि ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, तो दिमाग एकदम से वायलेंट हो जाता है, एंड यू वांट कि आपको बस अब इन लोगों के बीच में नहीं रहना, आपको न्यूक्लियर फैमिली में जाना है। तो आई थिंक यहाँ पे हमारे शो में एक अलग चीज़ ये है कि जहाँ पे औरत दूसरी औरत को सपोर्ट तो कर रही है और साथ में कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रही है, उसकी प्रॉब्लम्स को उसको याद नहीं दिला रही, प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, तो दे आर फिक्सिंग प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग देयर सेल्फ, by evolving themselves rather than pointing out कि इसको ठीक करना चाहिए। उनको पता है सौम्य ऐसी ही है,
वो कर देगी, पर वो जाके सौम्या को जाके ठीक नहीं करेंगे, वो खुद क्या कर सकते हैं वो करेंगे। तो विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन द शो। ओके, कभी ट्रोलिंग हुई है? ट्रोलिंग मेरी कभी, पूरी दुनिया को पता है मेरी कितनी ट्रोलिंग होती है, जब मैं घर पे होती तब भी ट्रोलिंग होती है। बट मैंने एक चीज़ अच्छी देखी, आप नेगेटिव का जल्दी रिप्लाई नहीं देते हो। कमेंट्स जो होते हैं, अच्छा। हमने पॉजिटिव पे देखा डिपेंड ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली दैट टाइम। पॉजिटिव पे मैंने हमेशा देखा है कि आप मुझे लिखते हो। लगता है कि देखिए, जो पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं उनको ताकत देनी चाहिए, उनको पावर देनी चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सो दैट पॉजिटिव का पलड़ा बढ़े। और Yes. नेगेटिव तो हम मुझे दिखाई नहीं देते हैं। पर आप कैसे उस चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालते हो? देखिए, मैं मानती हूँ कि इफ़ समबडी इज़ जजिंग यू, तो दैट इज़ देयर चॉइस, इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड डिफेंड योर सेल्फ। वाई टू डिफेंड एनी वन? लेट देम जज द एम्प्टी कोट। Don't stay there. नहीं, क्योंकि आज Because आप I'm not here to change anybody mindset. And सबका अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो किसको देखे, किसको। तो अगर उनके दिमाग में मुझे लेकर जो राय है वो रहने देती हूँ मैं। मुझे क्यों ही जाके उनको चेंज करना है? मैं क्या हूँ, मुझे उनको क्यों बताना है? मैं जो हूँ मुझे पता है, और मुझे आगे कहाँ जाना है वो मैं ही जानती हूँ, मुझे ही करना है वो। तो मैं उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करूँ कि वो बने जज और मैं कोर्ट रूम में खड़ी हूँ और उनको सफाइयाँ पेश करूँ, तो वो मैं होने नहीं दूँगी। मैं उनको खाली कोर्ट ही जज करते रहो आप लोग, आई एम नॉट देयर। ये बेस्ट चीज़ आज मुझे सीखने मिली है, क्योंकि हम जब सवाल करते हैं ना तो कमेंट्स में हमें भी अच्छी खासी सुनने मिलता है, तो कभी कभी ऐसे हर्ट होता है कि क्यों गालियाँ यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं होता, बिकॉज मुझे उनकी सोच दिखाई देती है, उनकी एज दिखाई देती है उस कमेंट में, मुझे उनकी वाइब दिखाई देती है, मुझे ये दिखता है कि ये ज़िंदगी के किस पड़ाव पे हैं। ये कैसे लोग हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है तो वो रिपेल बैक करते हैं रेदर दैन फिक्सिंग देयर थॉट्स। तो मुझे ऐसे लोगों से कोई लेना, मैं बहुत खुश हूँ अपने टीचर्स, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली से बात करके, अपने ट्रेनर से बात करके, अपने को एक्टर से बात करके। मैं इन लोगों को जो मेरी एज कैटेगरी में नहीं आते, ना मेरे थॉट प्रोसेस में आते, मैं उनसे क्यों बात करूँ? क्योंकि वो मुझे क्यों समझेंगे और मुझे क्यों ही उनको समझाना है? जब उनकी एज आएगी, जब उनका टाइम आएगा, तो उनको होना होगा इवॉल्व, तो होंगे, नहीं तो ठीक है, मैं तो खुश हूँ। ट्रू, ऑफ कोर्स आपके रील्स काफ़ी वायरल होते हैं, काफ़ी प्यार भी। इवन मैं आपसे जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया से आपके लाइफ में कितना डिफरेंस है? क्योंकि पहले हमें दिखाने के लिए इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे जी। अब सारी चीज़ें, और आपके तो सारे रील्स वायरल होते हैं। अभी हमने लास्ट भी देखा था, वो जी, डांस जी। वाला इतना प्यारा था। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, कैसे कैसे आप देखते हो सोशल मीडिया को आज के वक्त? मुझे तो ये पेन लगता है, मुझे फालतू का स्ट्रेस लगता है। मेरे तो मतलब मन करता है कि आज ही मैं एग्ज़िट मार दूँ इंस्टाग्राम से, बिकॉज़ आई फ़ील कि अगर मैं इंस्टाग्राम ना यूज़ करूँ तो मैं बहुत अच्छी राइटर बन सकती हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा लिख सकती हूँ। आई कैन डिवोट दैट एनर्जी इन लर्निंग समथिंग न्यू। सो आई फील दैट्स अ बिगेस्ट ड्रॉबैक इन माई लाइफ, जो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पहुँचने नहीं दे रहा जहाँ मैं सोचती हूँ मैं पहुँच या मैं होती। तो आई फील इट टेक्स, इसलिए पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट जब मैं एग्ज़ाम्स भी दे रही थी तो मैंने 3-4 मंथ्स के लिए एकदम ही इंटरनेट में ऑफ कर देती हूँ। मैं सिर्फ पोस्ट करती हूँ बिकॉज आई एम अ लवर ऑफ डांस। समटाइम्स आई वेयर गुड क्लोथ्स ड्यूरिंग शूट, या कभी अच्छे बन रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ माई फैंस, जस्ट टू गिव देम हैप्पीनेस, आई डांस एंड आई पोस्ट इट। या कॉमेडी का कुछ बनाना है, बिकॉज उसमें कॉमेडी में बहुत कम टाइम लगता है। बतौर एक्टर मुझे अच्छा लगता है अलग अलग शेड्स, किसी और की वॉइस पे अपने थॉट्स को बिठाना। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, आप वॉइस वही है बट आपको वो एटीट्यूड पकड़ना Yes. पड़ेगा, वो किस वॉइस में बोले तभी आप वो दे पाएंगे। तो आई फील अ चैलेंज इन दैट कॉमेडी रील्स, दैट्स वाई आई डू इट। तो मुझे वो चैलेंज लगता है इसलिए मैं वो करती हूँ और मुझे वो देख के बड़ा मज़ा आता है, अच्छा मेरा ये शेड भी है। तो और वैसे ही डांस का जो होता है, मुझे कुछ स्टेप्स अच्छे लगते हैं, किसी की कोरियोग्राफी होती है तो मैं वो स्टेप्स से प्रभावित हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि ये अटायर आज मैंने पहना हुआ है तो इस पर मैं करती हूँ। मुझे क्लासिकल डांस मैं करती ही हूँ, तो ओडिसी मैं सीख रही हूँ और तो वो उसके मुझे कोरियोग्राफी करने में बहुत मज़ा आता है। कुछ मैं क्लासिकल स्टेप्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अटैच करता है, ये मुझे करना है। कभी कभी मुझे बॉलीवुड हिप हॉप भी बहुत अट्रैक्ट करता है, ऑल्दो मैं बहुत बकवास हूँ उसके अंदर, बट आई लाइक टू लर्न एंड टू एक्सप्लोर इट। ये थोड़ी ना है कि आपको जो आता है आप वही करें, जो नहीं आता उसको करने में और मज़ा आता है।
क्योंकि आप उसमें टूटे हुए दिखते हो, उसमें आप ख़राब दिखते हो, और जब तक ख़राब नहीं दिखोगे, जब तक गलत नहीं दिखोगे, तब तक कैसे पता चलेगा आपको अपने आप को इस चीज़ में बेटर करना है। खैर मुझे हिप हॉप में बिल्कुल बेटर भी नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पड़ी है सीखने के लिए। बट आई समटाइम फील कि इस वाले जीन्स में मुझे इस तरह के स्टेप्स अच्छे लग रहे हैं, चलो लेट्स। मैं दिल्ली में अच्छा कर लेती थी बॉलीवुड डांस, बट अभी पिछले सालों से मैं ओडिसी कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में डांस क्लासिकल बहुत समा गया है, जो है कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की है मैंने उस अंग शुद्धि के लिए। तो अब मैं अगर ट्राई भी करना चाहूँ ना बॉलीवुड हिप हॉप स्पेशली, तो इतनी इजीली आता नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग लगेगी और इतना टाइम है नहीं। बट आई लाइक अच्छा म्यूज़िक है, इस तरह से डांस किया गया, ये कोरियोग्राफी बहुत अच्छी लगे, व्हाई नॉट टू ट्राई इट। तो टू ट्राई इट मैं वो कर देती हूँ, और मुझे मज़ा आता है अपने आप को देख के। और कई बार देख के मुझे ऐसा लगता है मैंने कितना बकवास किया है, तो मुझे क्या मैं करूँ कि ये बेटर हो जाए। तो मैं उस पर काफ़ी कभी कभी सोच लेती हूँ कि अच्छा अगर मैंने इसको ऐसे किया होता तो शायद ये ज़्यादा बेटर होता। ओके। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई आपका दोस्त है अभी, या फिर दोस्ती आपके लिए क्या है और कैसी होनी चाहिए? इंडस्ट्री में मेरे अभी फ़िलहाल में तो सिर्फ रोहित ही हैं, और शुरू से ही रोहित हैं। और अगर घर के बाहर तो आजकल तो उर्वशी जी से, मैं अभी जो कुछ मेरी मदर इन लॉ जो है वो मेरी अच्छी दोस्त है। अगर मुझे कुछ बात ऐसी होती है जो मुझे करनी होती है, तो मैं उर्वशी जी का ही जाके शोल्डर पकड़ती हूँ। तो बाकी तो फ़िलहाल मेरे देखिए ज़्यादा दोस्ती पे मैं बिलीव नहीं करती, बिकॉज़ मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ। मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करने बिलीव करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जब वो लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर अपने ऊपर काम करने का ही इतना सिलसिला है अपने ऊपर। और मेरे बच्चे से मेरी इतनी दोस्ती है कि मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं आपके लिए खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर मैं नहीं चाहती कि मैं आपको यूज़ करूं दोस्त बोल के। आज मेरी लाइफ जिस तरह की चल रही है, मैं नहीं आ सकती आपकी प्रॉब्लम में खड़ूँ, मैं जानती हूँ। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता के क्यों आपका यूज़ करूँ, एंड आई नो कि प्रॉब्लम्स कभी बाहर नहीं होते, वो आपके अंदर ही होते हैं। आपको ओनली फिक्स करने पड़ते हैं अपने आप को, अपने थॉट्स को। तो मुझे इसलिए कभी दोस्त की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है, बचपन से ही आई एम लाइक दैट ओनली। हाँ, कोई किसी को, आप मेरी फ्रेंड को अगर मैं अच्छी लगी, उन्होंने आके दोस्ती का हाथ थामा, दिया ऑफ़र, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने दोस्ती की है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे कभी किसी के रोने के लिए कुछ करना चाहिए। रोना तो आता ही नहीं मुझे, जितना रोना आता है स्क्रीन पर रो लेती हूँ। टच वुड, ग्रेस ऑफ गॉड। कभी होता है, हाँ कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ, एंड आई फील लाइक ऐसा अगर होता है तो मैं ओडिसी कर लेती हूँ। मैं जैसे ही डांस करती हूँ, अपनी कोरियोग्राफी करती हूँ, मंगलाचरण करती हूँ, नमामि करती हूँ, आई फील अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, आई फील सो पॉजिटिव। आई कैन सी गणेशा देयर, आई कैन सी कृष्णा देयर वाइल डूइंग पल्लवीज, और ललित लवंगा, गीत गोविंदा पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आई फाइंड जब भी मैं बहुत सैड होती हूँ तो मैं ललित लवंगा करती हूँ, तो श्रिता कमला करती हूँ जिससे पावर आती है, दशावतार करती हूँ, फील सो एनर्जेटिक आफ्टर। जब आप देखते हो दशावतार के अंदर 9 रूप कृष्ण के, तो आपको समझ में आता है कि अरे ये सारे शेड्स कहीं ना कहीं ये रसास देने के लिए आपकी बॉडी के अंदर है। तो वाई टू स्टिक ऑन द सैड रसा, क्यों सिर्फ आप विलाप ही करें, क्यों डिस्ट्रेस रहे, स्विच टू अनदर इमोशन, स्विच मारिए। और जब वामन अवतार में उन्होंने छल किया कृष्णा ने, तो वो सब स्टोरीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मेरा थॉट चेंज होता है जैसे ही मैं इनफैक्ट सेट पे भी अगर 10 मिनट भी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सैड सीन कर लिया मैंने, अब ये कहीं ना कहीं मेरी साइड पे आने लगेगा, तो मैं फट से जाके अपना म्यूज़िक चलाती हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक ओडिसी का, और मैं रूम में बंद करके मैं डांस कर लेती हूँ, या कोई रील बना लेती हूँ। तो बेसिकली रील मैं अपने आप को स्विच टू द अनदर इमोशंस के लिए मैं यूज़ करती हूँ डांसिंग रील्स। ओके, जैसे आपने कह दिया डांस का, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी और हमारे जो शोज़ होते हैं, जैसे आपको पता है रियलिटी शोज़ काफ़ी चलते हैं। अगर आपको मौका मिले तो जाने के लिए, तो कौन सा शो करना पसंद मैंने करें? सच बताऊँ पूरा कोई भी शो नहीं देखा है रियलिटी। मैंने फिल्में भी नहीं देखी हैं। मेरे पास जब टाइम होता है मैं सिर्फ ओडिसी का म्यूज़िक सुनती हूँ और कोरियोग्राफीज याद करती हूँ, जो सीख लिया है उनको रिवाइज करती हूँ और आगे सीखने में रहती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी, मेरे फ़ोन में आपको बहुत कम एप्लीकेशन, सिर्फ यूट्यूब मिलेगा, यूट्यूब मैं देखती हूँ, बाकी मैं नहीं देखती हूँ। तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। और रियलिटी में मैं सच बताऊँ मेरा लास्ट ऑप्शन होगा,
एंड आई रियली प्लेज टू ऑल ऑफ माई ऑडियंस कि प्लीज़ 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 कभी ये इच्छा ना रखें कि मैं कभी रियलिटी शो में आऊँ, क्योंकि मैं एक्टिंग में बहुत मज़ा मुझे फ़ील होता है। एक्ट करने में मुझे बहुत ही एक अलग फीलिंग आती है, मैं बहुत खुश होती हूँ एक्टिंग करके। तो मैं चाहती हूँ जो किरदार मैं करूँ ना, उसी में लोग मेरी एनर्जी देखें, रेदर देन मी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना पिटारा एक रियलिटी शो में इस तरह से खोल दूँ और फिर जाके मैं किसी कैरेक्टर को करूँ, ऐसा मेरी सोच है। ये सब्जेक्टिव है, तो फिर आप मुझे उससे रिलेट करें, अरे दीपिका तो ऐसी ऐसे, वो भी एक अच्छी चीज़ है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं अपने सारे शेड्स ओपन कर दूँ एक रियलिटी शो में आके। बट यू नेवर नो क्या फ्रेम ऑफ माइंड कब किसका कैसा हो। एवरी डे वी आर चेंजिंग, बट अभी तक तो मेरी यही सोच है। मैं ईश्वर से भी यही मेरी प्रार्थना है कि मैं एक्टिंग ही करती रहूँ, मुझे अलग अलग किरदार करने के मौके मिले, बशर्ते गोइंग इन अ रियलिटी शो। Okay, of course, last but not the And I really least. respect to all the actors, to all the people who are doing खतरों के खिलाड़ी, Big Boss. Oh my God, मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत. I feel that they are so daring. They are so daring and they are मतलब वो इतना कर रहे हैं. मेरे लिए मेरे दिल में उनके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है. बट मैं सारे स्टंट जो है ना अपने वर्कआउट क्लास में करना चाहती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसको जो है मैं एक्टिंग किरदार करके ही, मुझे किरदार अपने आप को अलग अलग शेड्स में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है. खुद को नहीं देख सकती. एज अ ऑडियंस आई एन्जॉय अलॉट. खतरों के खिलाड़ी, कभी कभी कुछ एपिसोड देख लिया, बिग बॉस देख लिया, तो बहुत मुझे बहुत उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर रियली वर्किंग हार्ड. तो इस बार का आपने देखा था? इस बार मैंने कुछ एपिसोड्स देखे शायद शुरुआत के, पर अभी कुछ याद नहीं है. करणवीर ने खतरों के खिलाड़ी भी जीता और बहुत- बिग बॉस भी जीत गया। सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी मानती हूँ कि आई थिंक ट्रूली ही इज़ अ विनर, और एक सही कंटेंडर को आई थिंक ट्रॉफी गई है और मिलना भी चाहिए. और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने दोनों जीते. यस, बैक टू बैक कह सकते हैं, खतरों से निकाल के. पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, आई थिंक ऑलवेज वन. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स बजूका के साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा ही नहीं हम लोग जो है इंटरव्यू कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों, आरजू और मैं, बैठ के अपने दिल की बातें कर रहे हैं. और बहुत अच्छा लगा मुझे आरजू आपके साथ में. Thank इतनी you प्यारी so हो तुम, much. और बस ऐसी आगे बढ़ती रहो. तुम्हारी आंखों में चमक हमेशा बरकरार रहे. Thank you so ईश्वर much. तुम्हें बहुत अच्छी हेल्थ दे और तुमको खूब सक्सेस दे. तुम्हें लाइफ में खूब सारा प्यार मिले, सपोर्ट मिले, और तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओ. थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट, सीरियसली मीन्स अलॉट. ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ऑफ कोर्स इसके अलावा आपकी जो वो आज जो घर के बाहर जितनी वुमेन्स है, जो हमारे आजू बाजू रहते, जो कहते हैं कि आपसे वो बहुत कुछ सीख रहे, जाते जाते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? और आपके प्यारे ऑडियंस जो आपको इतना प्यार देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो ये मत सोचिए कि सिचुएशन एक दिन चेंज हो जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि अचानक से सपोर्ट मिलने लगेगा, अचानक से सब चीज़ें हो जाएंगी. जो मैंने मंगल के किरदार से भी मैंने सीखा है, आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा. आपको खुद अपने स्केड्यूल में बदलाव करने पड़ेंगे, तभी अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा. अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं और करियर में आना चाहती हैं, कुछ अपने लिए करियर बनाना चाहती हैं, मुझे लगता है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक वॉइस देती है. तो जब भी मौका मिले, चाहे छोटा ही कोई ना कोई काम हो, वो कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा मत देखिए. अगर आपने मेरी जर्नी देखी है तो आपने देखा ही होगा, जो भी मैंने आज से बताया, कि मैंने कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं देखा और ये नहीं सोचा अरे ये काम मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा. मैं ऐसा नहीं सोचती. मैं सिर्फ उसी टाइम पर उस थॉट को ही देखती हूँ कि आज का दिन मेरा ये है और इस दिन को मैं कितना बेस्ट दे सकती हूँ. मैं कभी फ्यूचर का नहीं सोचती. तो उस दिन को अपना बेस्ट दीजिए, हर दिन को इस्तेमाल कीजिए, हर दिन को ग्रांटेड मत लीजिए. आज किसी की शादी में जाना, 9 दिन पहले से ये शादी का हो गया. आप हमेशा आप डिवोट कीजिए अपनी लाइफ पर, इतना भी नहीं कि खुद को ही भूल जाए. तो सब चीज़ें करिए, हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, और साथ में जो आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए हर दिन 2 घंटा अपने ड्रीम्स पर मेहनत करिए. चाहे लिखें और जर्नलिंग ज़रूर कीजिए रात को सोने से पहले. जो भी आपके दिमाग में है अपने आप को लेकर थॉट्स, या आपके रिलेशनशिप को लेकर है, तो उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स लिखिए. और अगर हो सके तो मैजिक बुक ज़रूर पढ़िए, रॉन्डे ब्रॉन्ग की बहुत ही खूबसूरत बुक है. तो भागवतम पढ़िए, हमारा इतना अच्छा टेक्स्ट है, आपको वो
वॉल्यूम में मिल जाएगा, ऑडियो बुक्स में मिल जाएगा। तो भगवत गीता पढ़िए जब जब टाइम मिले, काम करते हुए भले किचन में। तो मुझे लगता है कि अच्छी किताबों का साथ रहे तो लाइफ में कितने ही ख़राब लोग रहे, आपको वो ख़राब नहीं कर सकते अगर आपकी वाइब ही अलग है। तो हमेशा अपने आसपास अच्छी किताबें रखें। अगर रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं बैठ के तो ऑडियो बुक्स में सुने। और अपने आप को कभी भी ग्रांटेड मत लें कि आज मैं 2 घंटा लेट उठ जाऊंगी या 2 घंटा लेट सो जाऊंगी। आप ये समझ लीजिए अगर आपने ऐसा किया है तो वो उस दिन को आपने मिस कर दिया है। सब कुछ करिए मगर अपने लिए टाइम ज़रूर खर्च कीजिए, तभी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। और ये सारी मेहनत जो आप आज से करना शुरू करेंगे उसका आपको 5 साल बाद बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, 2 साल बाद भी हो सकता है। तो मेहनत आज से शुरू करनी पड़ेगी। अचानक से कोई चमत्कार नहीं होता, ना मेरी ज़िंदगी में हुआ, ना आरजू की ज़िंदगी में हुआ, ना ही किसी की ज़िंदगी में होता है। इट्स जस्ट योर माइंड सेट। अगर हर दिन आप एक थॉट डालें कि हाँ मुझे ये बनना है, अगर आप जब वो थॉट ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे बनने वाले, तो जो पुराने थॉट्स थे नहीं बनने वाले वो अपने आप कम हो जाएंगे। और जब ये थॉट ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप वो बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं। तो उन थॉट्स को बढ़ाने के लिए आपको आज से मेहनत हर दिन करनी पड़ेगी, सो दैट 5 साल बाद अपनी लाइफ आप ऐसी देखें जो आप यहाँ बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे हो। ट्रू। थैंक यू सो मच। ऐसे इंटरव्यू हम ज़रूर दोबारा भी करते रहे। बिल्कुल आरज़ू। थैंक यू।